हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का क्लास एडुकेयर प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक इसके पहले क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। और क्या पढ़ा? फोर्स के बारे में सीखा। वो तो थर्ड सेकंड लॉ में सीख ही लिया है ना। लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा, इम्पल्स कैलकुलेट करना सीखा, वेरिएबल फोर्स, एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये सारे फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने समझा। और नेचर ऑफ द फोर्सेस, कितने तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं इस आसपास सराउंडिंग्स में, उसको हम लोगों ने समझा है। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब बात आती है कि मान लीजिए कई सारे फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कई सारे फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आता है? कैसे कोई बोलता है कि भाई हमने किसी बॉडी को ऐसे धकेला लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है ना, तो इसके पीछे की क्या वजह है? तो हम तो बोलते हैं अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स का अमाउंट इनर्शिया से कम हो। किससे कम हो? मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर इसको धकेल रहे हैं, है ना, और ये हिल नहीं रहा है यहाँ से। इसका मतलब क्या है? आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसके इनर्शिया से कम है। समझ में आया? इसीलिए इसमें दम है और हिल नहीं रहा है ना। चलो, एक बच्चा इधर से आ गया, अब इसने इसको धकेलना शुरू किया तो ये ऑब्जेक्ट मान लो इस बार मूव करने लगा। क्या होने लगा? मूव करने लगा ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? तो आपने बोला कि मान लीजिए ये F1 फोर्स लगाया और ये F2 फोर्स लगाया। F1 और F2 दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे। कितने? दो फोर्सेस लगे इस बॉक्स पे। बात समझ में आया? उसके बदले में ये बॉक्स चलने लगा ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। किसी ने बोला अच्छा नेट फोर्स बताओ क्या हुआ, तो आप कहते हो देखो F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा क्या? इस ऑब्जेक्ट पे जो एफर्ट दिख रहा है हमें, मतलब जो इफेक्ट इस पे जनरेट होता नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भैया? ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चलने लगा। हमने बोला था कि जब नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द चेंज यानी कि एक्सेलरेशन के बिहाफ पे हम बात करते हैं, तो नेट फोर्स बराबर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे चेंज इन मोमेंटम, इसका कितना हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो हमने बोला मान लो टी टाइम के लिए दोनों फोर्सेस अप्लाई हुए थे, है ना, और इस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में परिवर्तन कितना आया? डेल्टा पी आया। कितना परिवर्तन आया? तो आप क्या लिखते हैं? नेट फोर्स एफ नेट बराबर होगा क्या? डेल्टा पी बाई डेल्टा, यही तो लिखते हैं। तो अगर हमने बोला यार नेट फोर्स यानी कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन? F1 और F2 लग रहे हैं, ये बराबर हो रहा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के, और इसके बदले में हमको एक एक्सेलरेशन नजर आ रहा है, यानी कि मास इसका कांस्टेंट है, तो डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी अगर आप करेंगे तो यहाँ से ये क्या आता है? F1 प्लस F2 बराबर क्या आएगा बच्चा हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? तो ये कहाँ से आया? बात समझ में आया? इसको हमने यहाँ से एक फिर से छोटा सा डेरिवेशन करवा दिया कि भैया हमें पता है नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। और नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ क्या है? F1 प्लस F2 है, जो कि बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये बात ने आपको समझा दिया कि हाँ भाई अगर नेट फोर्स लग रहा है तो बराबर होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसके बराबर होगा। हमने बोला एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको दे दें कि भाई हमारे पास क्या था? एक बॉक्स था जिसका मास 5 किलो था। कितना था? 5 किलो था। 5 kg का बॉल था या 5 kg का बॉक्स था। इस पर हमने मान लीजिए दो फोर्स लगाया, F1 लगाया एंड F2 लगाया। क्या लगाया? F1 और F2 लगाया। हमने बोला यार ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगा along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये ऐसा चल रहा है तो बेसिकली हमने पूछा यार नेट फोर्स बताइए कितना आया, तो आपने बोला देखो नेट फोर्स तो हमें निकालने का तरीका पता है। क्या करेंगे यहाँ पे? मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। हाँ सही बात है, एक्सेलरेशन आपने कर दिया। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लें तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 प्लस एफ नेट की वैल्यू क्या है? F1 प्लस F2 है, क्योंकि नेट फोर्स हमारे यही दो लग रहे हैं। ठीक है ना। ये लिखेंगे आप मास इंटू एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हम एरो से दिखा रहे हैं। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 5 किलो। कितना है?
और कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। तो नेट फोर्स यानी कि F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 25 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है, स्टोरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 25 न्यूटन नेट फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट पे, इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू किया। बात समझ में आया? तो ये हमारा नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट स्टेट समय के हिसाब से चेंज ना हो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट स्टेट यानी कि जिस हालात में वस्तु है वो हालात एज इट इज आपको दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कैसे, इक्विलिब्रियम में। कैसे है? मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मेरी बॉडी रेस्ट पे है, तो मैं ऐसे ही हूँ। कब तक रहूँगा? जब तक मुझे कोई धकेलेगा नहीं। हाँ, और एक जन मेरा हाथ इधर से खींच रहे हैं, एक जन इधर से खींच रहे हैं, फिर भी मैं यहीं पे हूँ, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं समझूँ? इधर से जो फोर्स लग रहा है और जो इधर से फोर्स लग रहा है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी ना? अरे हाँ कि ना? अच्छा, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगता है, क्या लगता है? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, या जहां पे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो? जीरो हो। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो? इसका मतलब उस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अरे हाँ, ये अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता यानी कि ये दोनों फोर्सेस कितने हैं? इक्वल टू जीरो हैं। दोनों फोर्सेस का सम क्या लिखते हैं? F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू मास इंटू जीरो। लिखते कि नहीं लिखते? तो आपको F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या नजर आती? नजर आती ना? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो दिया गया है सवाल में या कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। न्यूटन ने यही बात बताया था फर्स्ट लॉ में कि इफ देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज। बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भैया, क्या होता है इक्विलिब्रियम? हमने बोला इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स था। क्या था भैया? बॉक्स था, है ना? इस बार थोड़ा सा बॉक्स का डायमेंशन थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है हमको। ओके, कोई बात नहीं। इस बार बॉक्स पे ये हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं। देखो भाई, ये F1 लगा और इधर से हमने बोला ये भाई साहब इधर से धकेल रहे हैं F2 इस डायरेक्शन में, है ना? नेट फोर्स ऑब्जेक्ट का कितना? मान लीजिए इसका मास m था, मान लीजिए इसका मास m था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेट एक्सेलरेशन बोल दीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो। तो आप क्या लिखना चाहेंगे? F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन का मतलब जीरो। अरे हाँ, आप यहाँ पे लिखेंगे भैया F1 प्लस F2 की वैल्यू हमारी जीरो आ गई। F1 प्लस F2 की वैल्यू, इसका मतलब F1 बराबर है माइनस ऑफ F2 के। इसका मतलब अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें? तो ये F1 बराबर किसके आएगा? और F1 बाई F2 करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन टाइप का, मान लीजिए ये एक्शन है और ये इसका रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होता है तो उसका रेशियो कितना आता है? 1 आता है। और नेट अगर फोर्स अगर मान लीजिए ऐसे एक इधर धकेल रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक्शन रिएक्शन पेयर का रेशियो हमने पीछे पढ़ा था 1 आता है। बट यहाँ पे क्या है? ना ये एक्शन है, ना ही मतलब एक्शन दिख रहा है, रिएक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये एक ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, यह क्या है? एक आदमी है जो इस पे फोर्स लगा रहा है। यानी कि दोनों ही कंडीशन पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, बाहर वाले इंसान से, है कि नहीं? तो ये इसका फोर्स और ये इसका फोर्स, बीच में कौन है? ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है। बात समझ में आया? तो हमको समझ में आया अगर एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का जीरो है यानी कि दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? कोई
सेम हो रही होगी, दोनों फोर्सेस की वैल्यूज सेम हो रहेगी, बट डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, अपोजिट हो रहा होगा। बात समझ में आया? एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज बैलेंस सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन भैया? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? मिटा के आगे बढ़े? चलो आगे कुछ एक आध बात और आपसे करते हैं। किसी ने बोला हमसे कि हमने क्या किया, एक रस्सी लिया और एक बॉक्स को या एक छोटे से ब्लॉक को ऐसे लटका दिया। इसका मास m था, इसका मास कितना था, m था, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ था, ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ था। किसी ने आपसे पूछा क्या इस ऑब्जेक्ट, इसके कोई रस्सी वस्सी नहीं टूट रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट इधर उधर जा रहा है? ये एज इट इज है, जैसे दिख रहा है ऐसे है। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है? क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है? अरे बताइए, क्या इक्विलिब्रियम में है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि अभी इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है आपको? जीरो दिख रहा है। यानी कि क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा? क्या कोई फोर्स लग रहा होगा? अरे क्या कोई फोर्स लग रहा होगा? फोर्सेस तो लग रहा है, लेकिन उसका कंडीशन कैसा है? बैलेंस कंडीशन है। धरती माता इसको कहेंगे नीचे से mg आओ, नीचे से कितना आया mg, धरती माता mg से खींचेंगी, और एक रस्सी से आपने इसको बांध रखा है, तो रस्सी भी स्पेस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको आने वाले टाइम में हम टेंशन के नाम से जानेंगे। और ये टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? देखो इक्वल फोर्सेस हैं या अपोजिट फोर्सेस, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी बस इतना हमको पता है कि भैया अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, या मैं कुछ नहीं जानता, मैं लिखूंगा ऐसे T प्लस mg बराबर हमारा आया है मास इंटू जीरो। अरे हाँ, दो फोर्सेस लग रहा था, एक रस्सी द्वारा टेंशन, एक धरती द्वारा फोर्स। तो हम बोलेंगे भैया T बराबर क्या है, माइनस ऑफ mg है। यानी कि जिस दिशा में mg लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी क्या कर रही है, इसको खींच रही है। अरे हाँ कि ना? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है? माइनस ऑफ mg के बराबर है। यानी कि mg की वैल्यू जितनी भी होगी वो टेंशन के बराबर होगी। यानी कि मैग्नीट्यूड अगर देखें तो क्या हो रहा है? T बराबर mg हो रहा है। क्या बराबर हो रहा है? लेकिन डायरेक्शन दोनों का बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटी छोटी बातें समझते चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ते चलेंगे। बोलो जय श्री राम। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है भैया, इक्वल टू जीरो आए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए नेट बोल दे या सीधे बोल दे, एक्सेलरेशन क्या नजर आए? जीरो आए, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? क्या इसके पास x y z तीनों डायरेक्शन होगा? क्या इसके पास x y z तीनों डायरेक्शन होगा? अरे हाँ कि ना? तो x मतलब एक्सेलरेशन का जब कंपोनेंट, यानी कि एक्सेलरेशन है जब वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखना चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन ऑफ ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये जीरो कब होगा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ax भी जीरो, ay भी जीरो, और अरे हाँ कि ना? यानी कि यहां से आपके दिमाग में एक कंक्लूजन आएगा। यहां से आपके दिमाग में क्या आया? एक छोटा सा कंक्लूजन आया कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, ए नेट की वैल्यू, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? इक्वल टू जीरो है। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? इसका मतलब एक्स एक्सिस पे लगने वाला एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस पे लगने वाला एक्सेलरेशन और जेड एक्सिस पे लगने वाला एक्सेलरेशन, तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अरे हाँ, यहां से अगर एक बात समझ में आए तो बताओ, क्या एक्स एक्सिस पे फोर्स की वैल्यू जीरो होगी टोटल फोर्स की? क्या वाई एक्सिस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी? क्या जेड एक्सिस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तभी तो नेट एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तभी तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हर डायरेक्शन में क्या आ रहा है? तो इसका मतलब हर डायरेक्शन में फोर्स का भाई वैल्यू भी तो जीरो होगा। अरे हाँ, तो यहां से एक बात अभी लिखेंगे,
यहां से एक बात लिखेंगे कि भैया x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ये हमने अलग अलग लिख लिया। ये हमने क्या किया, और अगर हम सारे कंपोनेंट में मास से गुणा कर दें, किससे, तो क्या हमें उस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आएगी निकल के? अरे हाँ, अरे बताइए। हाँ, ये हर एक डायरेक्शन में क्या आएगा, फोर्स आएगा। क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो क्या इसके हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं, नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस एंड नेट फोर्स अलोंग z एक्सिस, ये इसकी वैल्यू ये होगी। और अगर एक्सेलरेशन हमारा 0 है तो मास इंटू ए नेट की वैल्यू क्या रखेंगे आप, fxi प्लस fyj प्लस fz। अरे हाँ कि ना? तो अगर ये वैल्यू 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे भैया, 0 इज इक्वल टू fx i प्लस fy प्लस fz। अरे हाँ कि ना? यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बात करूं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमें उसका नेट एक्सेलरेशन 0 नजर आएगा। तो उसके बारे में हमने इतनी सारी बात कर ली। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा ऐसे, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो एक्स एक्सिस पे जो टोटल फोर्स लगेगा उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पे जो फोर्स लगेगा उसका सम जो होगा वो बराबर किसके होगा, 0 के होगा। और जेड एक्सिस पे जो फोर्स लगेगा उसका सारा का सारा क्या होगा, सम इक्वल टू 0 होगा। ये किसके लिए कंडीशन है, इफ ए बॉडी इज इन, इफ ए बॉडी इज इन, हम लिखेंगे इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे नेट फोर्सेस का जो सम आना चाहिए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। बात समझ में आया। अगर किसी भी एक्सिस पे एक्सेलरेशन दिखेगा तो उसका सम 0 नहीं होगा। बात सुन लो ध्यान से, जब भी आगे आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये इक्वेशन जरूर आपके माइंड में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। जिस एक्सिस पे एक्सेलरेशन मिलेगा उस एक्सिस पे यानी कि नेट फोर्स का सम 0 नहीं है। जिस एक्सेलरेशन पे नेट मतलब एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा उस एक्सिस पे एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर एक्सेलरेशन किसी एक्सिस पे जिंदा है इसका मतलब उसके ऊपर कोई उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। जिस एक्सिस पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा उस एक्सिस पे फोर्स भी मिलेगा। जिस एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं मिला उस एक्सिस पे फोर्स भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें हमने समझ ली, अब सवाल करेंगे तो और अच्छा लगेगा हम लोग को। हाँ चलिए अच्छी बात है। हमने बोला यार हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये बॉक्स है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब मान लीजिए ये 10 kg का है। कितने किलो का है, 10 किलो का है। ये ऑब्जेक्ट चल रहा था ऐसे, मान लीजिए इस पे एक फोर्स लगा F1 का, है ना। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F2 का, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F3 का, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F4 का। ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में जब ये फोर्स नहीं लगा था, इसको हटा के देख लीजिए, जब ये फोर्स नहीं लगा था तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से, और जब 10 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस की तरफ मान लो चल रहा था, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था। ये एक्स एक्सिस है आपका। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ 10 मीटर पर सेकंड, और 4 फोर्सेस बीच में कहीं लगने लगे। कितने फोर्सेस, 4 फोर्सेस लगने लगे। अब इन 4 फोर्सेस की वजह से इसमें क्या देखा गया कि भैया कोई परिवर्तन नहीं आया एक्सेलरेशन में, और कोई परिवर्तन नहीं आया इसकी वेलोसिटी में। यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहा, ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहा। किसी ने पूछा भाई नेट फोर्स की वैल्यू बता दो, किसी ने पूछा आपसे कि नेट फोर्स की वैल्यू बताओ,
हाँ, नेट फोर्स की वैल्यू किस डायरेक्शन में? हाँ, क्या F1 बराबर होना चाहिए F3 के? क्या F2 बराबर होना चाहिए F4 के? क्या F2 बराबर होना चाहिए F4 के? क्या F2 बराबर होना चाहिए F4? सोचो, हमने बोला ये एक्स एक्सिस पे चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, जब ये चारों फोर्सेस लगे तब भी एक्स एक्सिस पे 10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये चारों फोर्सेस मतलब F2 बराबर होना चाहिए F4 के? क्या ये F1 बराबर होना चाहिए F3 के? अरे हाँ, गलत बात। हमने आपसे बोला कि आफ्टर अप्लाइंग 4 फोर्सेस ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे एज इट इज चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास फ्यूचर में एक ऐसा भी हो सकता है कि वाई एक्सिस की तरफ कुछ एक्सेलरेशन हो, फ्यूचर में वाई एक्सिस पे कुछ एक्सेलरेशन हो, बट एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, इस वजह से एक्स एक्सिस पे 10 मीटर पर सेकंड से लगातार चलता जा रहा हो। अरे बात समझ में आ रहा है? खोपड़ी में कोई बात? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हो गधों, सोच के बोला करो। एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगातार एक बार अगर जो मिल जाता था कांस्टेंट उसी से चलता रहता था, बट वाई कंपोनेंट में वेरिएशन होता रहता था। अरे हाँ, कैसे? क्योंकि वाई एक्सिस पे नेट फोर्स तो मिल रहा था लेकिन एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 थी। तो सोच के बोलना चाहिए, हवा हवाई नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा सर। हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो मिल रही है एक्स एक्सिस पे ऐसे मिल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप मिला सर, और फाइनल वेलोसिटी भी मिला हमें 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे इतना एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने आपसे पूछा कि भैया चेंज इन वेलोसिटी बताइए, चेंज इन वेलोसिटी। आपने बोला सर देखो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 आ रही है। क्या आ रही है? क्योंकि 10 से पहले भी चल रहा था, 10 से बाद में भी चल रहा है। तो हमने बोला चेंज इन मोमेंटम बताइए, फिर आपने बोला सर 0 आएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0, मास तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। हमने बोला बेटा एक बात बताओ, नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसके हिसाब से एक्स एक्सिस पे? तो आपने बोला सर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है। एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप भी देख लीजिए, ठीक है। आपने बोला ये भाई साहब 0 है, डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, ये 0 आया, यानी कि नेट फोर्स एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन सवाल में ये कहीं नहीं आपसे पूछा गया कि भैया वाई एक्सिस पे भी हमारा क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इट में भी कुछ भी हो सकता है ना? तो वाई एक्सिस के बारे में हमने सवाल में कोई कमेंट नहीं किया था, तो आप भी जोश में आके होश नहीं खोएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया उतना ही बात करना अनिवार्य होता है, फर्जी का बात करोगे तो बात हो जाएगा गड़बड़। तो नेट फोर्स हमको इस समझ में आया कि भैया एक्स एक्सिस पे क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। लेकिन वाई एक्सिस के बारे में इन्होंने सवाल में कुछ नहीं दिया था, बस बोला था कि एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है आफ्टर अप्लाइंग 4 फोर्सेस, है ना? तो हमने यहाँ से सोचा यार एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है और एक्स एक्सिस पे लगने वाला फोर्स तो 2 ही है, एक F1 है और दूसरा, हमने कहा यार देख F1 की वैल्यू जोड़ते हैं F2 को तो ये हमारा आएगा F3 के, तब हमारा आएगा क्या? नेट फोर्स आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये बराबर 0 बोल दिया गया है। तो हम क्या कहेंगे भाई, F1 की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ F3 होगी। अरे हाँ, F1 की जो वैल्यू होगी अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखिए तो माइनस ऑफ F3 होगी। मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या आएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्या आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अरे हाँ, तो बात जो लिखा हो उतना ही समझना अनिवार्य होता है। जिसके बारे में सवाल में कोई कमेंट ना करे उसके बारे में मन में कोई एजप्शन पालना गलत बात है। सवाल गलत होगा, अप्रोच गलत होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? मिटाएं इसको। समझ में आ रहा है ना हर एक बात? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्लियर? हमने जब वेक्टर पढ़ा था, एक लामीज थ्योरम पढ़ा था और लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ा था, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, याद है सबको? तो उन सारी चीज़ों में हमने एक बात देखा था, भी थोड़ा पानी पीते हैं फिर बताते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ ट्रायंगल और लामीज थ्योरम के बेसिस पे हमने बहुत सारी चीज़ें वेक्टर्स, जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। लामी ने हमको बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे
फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं कई सारे, मान लीजिए 1 2 3 4 10 20 50 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, है ना। तो बेसिकली उन सारे फोर्सेस का सम अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हुआ इतने सारे फोर्सेस लगने के बाद भी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, मिनिमम 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे। 2 फोर्सेस, 2 वाला तो देख लिया, खींच रहा है, एक धकेल रहा है, मतलब मान लीजिए दोनों ऐसे पुश कर रहे हो और दोनों ऐसे पुल कर रहे हो, जैसे 2 फोर्सेस मान लीजिए लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, F1 और ये F2, या ऐसे या ऐसे, ये F2 था ये F1 था, और बोला कि भाई इसमें अभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ भी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ भी 0। इसे बोलते हैं खींचना। क्या बोलते हैं भैया, खींचना। और इसे बोलते हैं धकेलना, पुश है, धकेलना, धा धा धा। सही लिखा है, धा से धनुष, अच्छा सॉरी धकेलना होता है भैया, सही थे बक पुश, है ना। तो इसे कंप्रेशन भी बोलते हैं आगे आपके, इसे एलोंगेट, इसे बॉडी क्या होती है, एलोंगेट होती है, इसे कंप्रेस बोल, है ना। तो ये सिचुएशन अगर आएगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, यानी कि दोनों फोर्सेस का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। बट हम भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें पता है कि हाँ ऐसे होगा। लेकिन जब 3 फोर्सेस लगने लगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कितने फोर्सेस, 3 फोर्सेस लगने लगे, उसके बाद किसी ने बोला यार मान लीजिए यही एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है, इस पे 3 तरह के फोर्सेस लगने लगे, F1 F2 F3। मान लीजिए F1 इधर से अप्लाई हो गया, है ना, और F2 इधर से अप्लाई हो गया, और F3 कहीं इधर से ऐसे अप्लाई हो गया। ये F1 F2 F3 ऐसे फोर्सेस लग गए, है ना। ये ऑब्जेक्ट जो पहले मान लीजिए मास इसका m था, इस ऑब्जेक्ट पे अभी भी एक्सेलरेशन क्या देखने के लिए मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है, 0। 3 फोर्सेस अप्लाई होने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, जैसे था एज इट इज था, है ना। चलिए फिर हमने बोला यार एक बात करते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम 4 फोर्सेस लगा दें, क्या लगा दें, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, F1 F2 F3 एंड F4, और इसके बावजूद भी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा तब क्या होगा, लामी ने दुनिया को समझाया, इसके बारे में भी हम आपको भी समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। वैसे आप पढ़ चुके हो वेक्टर में सारी बात, मैं तो बता चुका हूं बहुत डिटेल में इस चीज को। मान लीजिए किसी ने बोला यार हमारे पास 5 फोर्सेस लग रहे थे, कितने फोर्सेस, 5 फोर्सेस लग रहे थे, तीसरा होगा, चौथा हो गया, और इधर मान लीजिए आ गया गलती से 5वां, ठीक है ना। आफ्टर अप्लाइंग 5 फोर्सेस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू 0। ओ भाई साहब, जब एक ऑब्जेक्ट था, ये मान लीजिए इस बार ऐसे बवंडर टाइप का ऑब्जेक्ट है, गोला गोला, है ना। तो किसी ने बोला यार इस बार हमने 6 फोर्स लगाया, F1 लगाया, F2 लगाया, F3 लगाया, F4 लगाया, F5 लगाया और F6 लगाया, 6 फोर्सेस लगाए। इसके बावजूद भी इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है भैया, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 फोर्स देखा, 3 फोर्स देखा, 4 फोर्स देखा, 5 फोर्स देखा, 6 फोर्स देखा, 7 देखा, 8 देखा, 9 देखा, 10,000 देखा, 1 लाख देखा, 1 करोड़ देखा, 1 अरब देखा, जितना चाहो इनफाइनाइट लगा लो फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑल द फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आल्सो फॉर्म इक्वल एंगल विथ ईच अदर, each other. In such kind of cases the acceleration of the object will be equal to 0, otherwise acceleration will not be equal to 0। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना। तो लामीज ने दुनिया को बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया अपना कि देखिए अगर ऐसी बात है तो आप 3 फोर्स लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, या जितना हमने बता दिया इनफाइनाइट फोर्सेस लगा दो। शर्त बस इतनी सी है, शर्त क्या है हमारी उसको सुन लो। शर्त बस इतनी सी है कि जितने भी फोर्सेस आप लगाएं सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए।
जितने भी फोर्सेस आप लगाएं सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और सारे फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल एंगल पर लगने चाहिए। क्या लगने चाहिए? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ छोटा सा पॉइंट हमने बताया है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारा किस सिचुएशन में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। किस सिचुएशन में होगा? इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज इक्विलिब्रियम वाली बात क्लियर हो रही है और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत काम आएगा आगे जब टेंशन फेंशन निकालोगे, है ना, चाहे जिस सिस्टम की, एक्सेलरेशन, टेंशन, यही सब काम करेगा आगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वेक्टर वाला लेक्चर हम मतलब जो हमने आपको वो वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट, सब बताया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं लामीज थ्योरम थोड़ा सा, फिर से एक बार, वंस मोर, लामीज थ्योरम, है ना। लामी ने बोला आपसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हो, कितने फोर्सेस? F1, F2 एंड F3 ऐसे फोर्सेस लग रहे हो, है ना। तो F1 के सामने मान लीजिए एक अल्फा एंगल बन रहा था और F2 के सामने मान लीजिए बीटा है। ये F1 के सामने अल्फा एंगल बन रहा है, F2 के सामने बीटा एंगल बन रहा है और F3 के सामने गामा एंगल बना रहे हो। और ये वस्तु, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों फोर्सेस लगाया जा रहा है, ये अगर इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम में हो, अगर ये ऑब्जेक्ट किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो, तो इन तीनों फोर्सेस के बीच में एक रिश्ता होता है जिसकी वैल्यू होती है F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू, अरे बताइए, साइन, अरे यार गामा लिखना था। बात समझ में आया? ये एक साइन और कोसाइन का रिलेशन होता है किसी भी ट्रायंगल में, एक्चुअली जहाँ पे अल्फा बीटा गामा टाइप के एंगल्स बनते हैं, ABC टाइप का वो होता है, तो वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को कहानी बताई, है ना। तो बेसिकली ये लामीज थ्योरम था। लामीज थ्योरम कैसे मतलब आया अकाउंट में, समझ में आया? इक्विलिब्रियम में होगा तो इस तरह का रिलेशन आएगा, इसे बोलते हैं साइन रिलेशन, है ना। ठीक है ना। तो ये लामीज थ्योरम का हमें थोड़ा सा, क्योंकि इसका आगे भी बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए मैंने इसको रिवीजन करवाया। मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पे छोटे मोटे क्वेश्चंस करने की आदत डालेंगे और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि भाई साहब इक्विलिब्रियम वाली बात मिटाते हैं, बात करते हैं टेंशन की। किसकी? टेंशन की, है ना। टेंशन के बारे में बात कर लीजिए, कॉन्टैक्ट, अभी FVD के बारे में बात आगे हम लोग करेंगे, पहले हम टेंशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? टेंशन। जैसे जीवन में बहुत टेंशन होता है ना, ऐसे फिजिक्स में भी टेंशन होता है। क्या आपको ये पता है, जरा रस्सी होगा अंदर वो ले आना, वाइट वाली, है ना। क्या आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना होता है? क्या आपको ये पता है? कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, कैटायन या एनायन जो भी हो, है ना, या कंपाउंड टाइप का हो, कुछ भी हो, यानी कि बेसिक ब्लॉक जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है? और हर एक एटम एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? जनरली इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं भाई? जुड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्सेस लग रहे होंगे। अरे हाँ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो एटम से मिलके बना है और एटम एटम को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्सेस, दैट इज नोन एज। और अगर उस ऑब्जेक्ट को आप बाहर से फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या होगा कि आप एक एटम को दूसरे एटम के साथ कह रहे हैं कि भैया ना रहो, हमारे साथ चलो। अरे हाँ कि ना? सोचो ध्यान से, कई सारे एटम में एक ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे लाओ भाई, जैसे दे दो, है ना। ये मान लीजिए एक रस्सी है, ये मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है ना। अब ये रस्सी है, तो रस्सी में तो कई सारे क्या हैं? एटम मिलके बने होंगे ना। ये अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, अगर मैं इसको, तो रस्सी को बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि टूट कौन रहा है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस टूट रहे हैं। यहाँ पे क्या टूट रहे हैं? अगर ये रस्सी टूटेगी, इसका मतलब दो एटम के बीच का जो इंटरेक्शन है वही तो टूटा। अरे हाँ कि ना? हम लगातार धीरे धीरे इस पे फोर्स बढ़ाते जाए, एक समय आएगा जब टूटेगा। यानी कि हम धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। भैया जितनी तुम्हारी औकात है उतना हम बाहर से तुमको एनर्जी दे रहे हैं। अपना डिस्टेंस बढ़ाओ एक दूसरे से, हम फोर्स लगा रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, है ना। इंटर एटॉमिक फोर्सेस को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, है ना।
और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस मटेरियल मतलब इस रस्सी को तोड़ने में आप कामयाब हो जाएंगे, और जिस समय रस्सी टूटेगा कहीं ना कहीं दो एटम के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होगा। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो भैया। अभी हम पढ़े इक्विलिब्रियम, हर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करते हैं। सब सारे के सारे ऑब्जेक्ट अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी भी एटम को दूसरे एटम के साथ आप अलविदा करवाने की कोशिश करेंगे या उसके पर्टिकुलर डिस्टेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, क्या है? रॉड है। इसको हमने बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप से देखा, मतलब बहुत जूम करके देखा है, तो उसके अंदर की बातें में समझ में, एक एटम यहाँ पे, ये हमने बाउंड्री बनाया आपको समझाने के लिए। ये रॉड बनाना गड़बड़ है, इस चीज़ को आप समझते रहिएगा, है ना। ये हमने बाउंड्री बनाया एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, एटम 5, एटम 6, एटम 7, एटम 8। मान लीजिए 8 एटम हमने बनाया, है ना। 8 एटम बनाया, ये हमने बस जूम करके देखा था कि हाँ हमको नजर आया यार ऐसे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। एटम 1, इसका नाम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 एटम हमने लिया। कितने एटम लिया? दूसरा एटम पहले एटम को खींच रहा है अपनी तरफ, पहला एटम दूसरे एटम को खींच रहा है, और भी बहुत सारे एटम होंगे लेकिन हम बस 8 एटम के बारे में सोच रहे हैं, है ना। रियलिटी में क्या कर रहा है? दूसरा एटम तीसरे एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, तीसरा एटम दूसरे एटम को खींच रहा है, चौथा एटम, तीसरा एटम चौथे को खींच रहा है और चौथा तीसरों को खींच रहा है। अरे हाँ कि ना? देखते रहिएगा। चौथा, पांचवा एटम खींचा जा रहा है चौथे एटम के द्वारा, और चौथा एटम खींचा जा रहा है पांचवें के द्वारा, छठवां खींचा जा रहा है पांचवें के द्वारा, और पांचवा खींच रहा है छठवें के द्वारा, सातवां खींचा जा रहा है छठवें के द्वारा, और छठा खींचा जा रहा है सातवें के द्वारा, सातवां खींचा जा रहा है आठवें के द्वारा, सॉरी आठवां खींचा जा रहा है सातवें के द्वारा, और सातवां खींचा जा रहा है आठवें के द्वारा। बस इतना हमने बनाया। आपको बहुत ज़्यादा तो इनफाइनाइट होते हैं नंबर ऑफ एटम्स अगर देखा जाए, वो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एटम होते हैं। वो नंबर ऑफ मोल्स ही बताता है अवागाद्रो नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना। अच्छा भाई साहब, आपने तो 8 एटम बना दिया, अब बताइए, बना तो दिए हैं। दिस काइंड ऑफ फोर्सेस इज नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्सेस। कैसा फोर्स है भैया? इसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। अरे हाँ, या इसे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? अच्छा, आपने क्या किया? आपने क्या किया? यहाँ इसको फोर्स लगा के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अगर इसको फोर्स लगा के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान लीजिए इधर कोई खींचने वाला नहीं होता तो सारे के सारे एक एक्सेलरेशन से भागते। बात यही बहुत सारी क्लियर कर देता हूँ आज मैं, है ना। अगर आपने इस पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये 8 एटम का एक समूह है, ग्रुप है। 8 एटम पे आपने क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? इस फोर्स की वजह से ये सारे के सारे एटम ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगे। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है सबकी वैल्यूज क्या है? इक्वल है। सबकी वैल्यूज क्या है? इक्वल है। ये सारे ये फोर्स तुमने ए एफ लगाया, यहाँ पे सारे एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो ये फोर्स पूरा सारे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर होगा। क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे हमको समझ में आया भैया ए एक्सेलरेशन है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। बट किस कंडीशन में? जब ये जिसका भी एटम आपने बनाया, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज ए रिजिड बॉडी। क्या हो? रिजिड बॉडी हो। कौन सी बॉडी हो? आपने पढ़ा होगा कि रिजिड बॉडी का जब हमने डिफिनीशन दिया था, हमने बताया था ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे जब आप फोर्स लगाएं तो सारे के सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, सेम मोशन में, सेम डिस्प्लेसमेंट करें और सेम वेलोसिटी से चले, सेम एक्सेलरेशन से चलें, है ना। तो उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए रिजिड बॉडी था, जैसे एक स्ट्रिंग हो गया, जैसे ये रस्सी बनी हुई थी। ये रस्सी रिजिड तो नहीं है, लेकिन जब रस्सी खींची जाएगी तो सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और सबका एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। मान लीजिए जैसे ये रस्सी था, इतना हमने आपको एग्जांपल दिया, हम इसको खींच के ले जा रहे हैं इधर, तो इसमें तो सारे पार्टिकल देखो इधर खींच के ले जा रहे हैं, सारे पार्टिकल एक टाइप जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
अरे हाँ कि ना? बात समझ में आया? क्लियर है? जैसे मैंने बोला ये मार्कर था, क्या था? मार्कर को देखो हमने कहाँ पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पहले ये मार्कर था, हम खींच रहे हैं तो हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अरे जो यहाँ होगा वो भी अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ होगा वो भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? सबकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में इक्वल है, सबकी वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड, अगर देखा जाए स्ट्रिंग, सबकी वेलोसिटी, सबका एक्सेलरेशन, सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। बात समझ में आया? तो मान लीजिए आपने फोर्स लगाया F, अगर ये सारे के सारे एटम हैं तो ये F फोर्स लगाने के बाद ए एक्सेलरेशन से चलने लगेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? रिजिड बॉडी है तो यहाँ पे सारे पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ऑल एटम्स विल बी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी सारे पार्टिकल जितना भी कवर करेंगे सब सेम करेंगे, है ना? और क्या होगा भाई? वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी सबका क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आया? ये इतनी बेसिक बात आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, आगे बड़ा मजा आएगा। अभी जब निकालोगे पुल्ली वाला एटूड मशीन वाला पढ़ोगे, है ना? एक ऑब्जेक्ट मतलब जैसे बाल्टी लेके कुएं से अगर आप पानी खींचते हो वहाँ पे भी सवाल आएगा। एक बंदर है, एक रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, वहाँ भी ये सवाल आएगा, है ना? मान लो कोई कुएं में गिर गया, आप रस्सी उसको पकड़ा के ऊपर खींच रहे हैं, उस पर भी सवाल हो सकता है, ठीक है ना? तो दुनिया भर के सवाल आप करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए फॉर रिजिड ऑब्जेक्ट। और आगे आप पढ़ेंगे ये मासलेस स्ट्रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बात और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग आपने लिया है ये एटम का मास इतना कम हो, निग्लेक्जिबल हो, 2 किलो 4 किलो वाली बात ही ना हो, है ना? तो ये मास ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपने क्या किया? निग्लेक्जिबल कर दिया। क्या किया? सही स्पेलिंग लिखा है? हाँ जान रहे हैं, सही तो है, छोड़ो हटाओ, ये 0 मान लो हो गया, है ना? तो मास ऑफ द स्ट्रिंग अगर बहुत मतलब बहुत ही कम हो, 0 मान लो आसपास, ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं हर एक मॉलिक्यूल के बीच में सेम लगते हैं। क्या लगते हैं? मान लो पीछे वाला जैसे ये मासलेस स्ट्रिंग हो गया, मतलब हर एक एटम का लगभग सेम मास हो और बहुत ही कम हो मास, है ना? तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में जो टेंशन जनरेट होगा, टेंशन जब आप खींचोगे तो टेंशन जनरेट होगा ना, आपके ऊपर कोई प्रेशर लगाता है तो आपके दिमाग में ऐसे टेंशन आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो जब आप इसको फोर्स लगा के खींचोगे तो इसके अंदर जो टेंशन जनरेट होगा इक्वल अमाउंट में, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में खींचने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में टेंशन प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? इसको हटाएं अभी, है ना? तो ये बेसिक चीज़ था जो आपको समझना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेंशन का अमाउंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। यानी कि अगर देखें हम लोग तीसरे और चौथे मॉलिक्यूल को पकड़ लें, तीसरे और चौथे मॉलिक्यूल को पकड़ लें, आपने फोर्स लगाया F, अगर ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, इस पे टेंशन T इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी टेंशन T ही आएगा, है ना? तीसरे मॉलिक्यूल पे टेंशन अगर इस डायरेक्शन में T आ रहा है, यानी कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वैल्यू अगर T मान लिया आपने, तो टेंशन T इधर आएगा और टेंशन T इधर आएगा। बट किसी ने पूछा यार एक मॉलिक्यूल पे एट थर्ड मॉलिक्यूल, मान लीजिए तीसरे मॉलिक्यूल के बारे में कोई बात करे तो नेट फोर्स के बारे में किसी ने आपसे पूछा तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स। इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? अरे हाँ, अभी नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नेट फोर्स एफ नेट के बारे में अगर कोई बात करे तो T माइनस T जब आप लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसके पहले की ये बात, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो बात की बात होगी। ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी वजह से खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, जब आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो ये इस पर असर डालता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? और जब आप इसको ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं तभी यहाँ से इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बढ़ जाता है। ठीक, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जानने का, ठीक है ना? तो ये तब के लिए है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। कब है? रेस्ट पे है। जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा भाई, टेंशन इक्वल टू क्या हो रहा है? किसी भी एटम पे अगर नेट फोर्स लगता तो किसी एक्सेलरेशन से जाता? अरे हाँ कि ना?
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर थर्ड रेस्ट पे है, मान लीजिए एट मतलब थर्ड पे अगर कैलकुलेट करें तीसरा एटम, तो हम देख रहे हैं कि जितना थर्ड पे फोर्थ फोर्स लगा रहा है उतना ही थर्ड पे सेकंड वाला फोर्स लगा रहा है। इस वजह से एटम कहाँ पे है, रेस्ट पे। इसलिए बोला जाता है, न्यूटन ने पहले बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकता, अपने आप चलने नहीं लग सकता। बात समझ में आया, अपना स्टेट प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं कर सकता। ये इसके पीछे की वजह यही है। अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे तुम लोग देख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है, दैट मीन्स कि ये अगर अराइज हो रहा है, दैट मीन्स कि ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। किसकी वजह से अराइज होगा टेंशन, इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से अराइज होगा। बात समझ में आया। तो आगे हम बात करते हैं, फोर्सेस आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जैसे ये हर एक मॉलिक्यूल के बीच में, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दिया, मैंने गलती कर दिया, फटाफट देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मॉलिक्यूल हमने एटम बनाए थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लीजिए ये इसको खींच रहा है इधर और ये इसको खींच रहा है इधर, ये इसको खींच रहा है इधर और ये इसको खींच रहा है इधर। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, मान लीजिए ये एक हमने 8 एटम निकाले थे किसी भी बॉडी से। कितने एटम निकाले भैया, 8 एटम निकाले हैं किसी भी बॉडी से, ठीक है ना। 8 एटम एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू में अभी 0 नजर आ रही है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग मान लेते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। क्या होगा भैया, इसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये R0 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, R0। हर एक के बीच में R0 का मान लीजिए गैप है। क्या है, गैप है। तो हम एक ग्राफ इससे खींचते हैं। ग्राफ बहुत ही अच्छा होता है, इसको देखिएगा। जब है ना, ये एक फोर्स मान लीजिए, ये F फोर्स आप लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स की ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है, ये R के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, हमने पीछे बताया अभी, R क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी करता है। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया तो ये भाई एटम एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच रहे हो आप, खींचोगे तो क्या बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। अरे हाँ, अगर मान लीजिए ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस से ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको ये खींच रहा है, इसको ये ऐसे 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 जुड़े हुए हैं। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भाई एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ लगा दिया तो इसका काम क्या होगा, एक फोर्स इधर लगा दीजिए, एक फोर्स इधर लगा दीजिए। इसका काम क्या हो रहा है, बेसिकली ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये R0 पे आया है जो वैल्यू हमारा फोर्स, देखिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो रही थी R0 पे, इक्वल टू 0 हो रही थी। R0 क्या है, नॉर्मल जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तब का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था। और अगर आप कंप्रेस करोगे, अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो यानी कि आपको फोर्स की वैल्यू निगेटिव ले जानी पड़ेगी, यानी कि अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अरे हाँ कि ना, क्लियर है। और जब आप कंप्रेस करोगे, क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे ना एक दूसरे को ऐसे फोर्स लगाएंगे। आप कंप्रेस करोगे, ये ऐसे कहेंगे नहीं भागो यहाँ से। बात समझ में आ रहा है। तो बाहर से ऐसे कंप्रेशन करने की कोशिश करोगे तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो ऐसे ही घटेगा ना, जब पास पास मॉलिक्यूल आएंगे, एटम आएंगे। अरे हाँ, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का एक ग्राफ है। बात समझ में आया, क्लियर हो रहा है। स्टोरी मोरल क्या कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्लियर हो रहा है। हाँ यार, प्यास लग गई है, जवान लड़खड़ाने लगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये ग्राफ कैसे बना है, क्लियर हो गया। जब आप कंप्रेस करते हो तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो जब आप कंप्रेस करते हो तो जो टेंशन होता है आउटसाइड लगता है। कैसा लगता है, और जब आप खींचते हो तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे, जैसे जंजीर में मान लो आपके हाथ ऐसे बांध दिए जाओ, खींचे जाए इधर उधर, आपकी बॉडी क्या करती है, हाँ। और अगर दो दीवार, जैसे मान लो आप खड़े हो जाओ बीच में, एक दीवार इधर से आ रही है, एक दीवार इधर से आ रही है, तो आप फोर्स लगा के ऐसे रोकना चाहोगे ना, भाई साहब रुक जाओ, करोगे ना। अरे हाँ कि ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जब डिक्रीज हो रहा है तो आप बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो, इसे बोलते हैं कंप्रेशन वाला सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन, और जब इलॉन्गेशन होता है तो आप अंदर की ओर फोर्स लगाते हो। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू किधर होती है, अंदर की ओर होती है। और जब कंप्रेशन होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होता है, बाहर की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ के चलो। ठीक है, मिटाएं इसको अभी।
ये बेसिक मुद्दा क्लियर हो गया, टेंशन वेंशन का डायरेक्शन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने हमसे पूछा, जैसे भी पीछे हमने करा था, किसी ने बोला यार हमारे पास क्या है, एक ऐसे ब्लॉक है, मास mg है, तो इस रस्सी में हर एक मालिक, भाई ये तो एटम से ही मिलकर बना होगा रस्सी ना। अरे हाँ, ऐसे सोचो जरा, फटाफट सोचो कि भाई ये किसी एटम से ही मिलकर रस्सी बना होगा, और जो अटैच्ड होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसे बोलते हैं रिजिड, रिजिड सपोर्ट। क्या बोलते हैं? रिजिड सपोर्ट, है ना। और ये रस्सी का एक क्वालिटी होना चाहिए, इट शुड बी मासलेस, मासलेस, बहुत निग्लिजिबल मास, वही वाला निग्लिजिबल तो भी लिखे थे पीछे, है ना। मासलेस होना चाहिए एंड इनकम्प्रेसिबल होना, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, सॉरी, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, है ना। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ये रस्सी अपने आप खिंचनी नहीं चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए, बात समझिए। जितना इंटर एटॉमिक गैप है उतना गैप रहना चाहिए, तो उसे बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। अपने आप में लेंथ बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू एटम बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? यानी कि फोर्स जब लग रहा है तो अपने आप बढ़ना नहीं चाहिए, फोर्स की वजह से इलांगेशन हो जाए चलेगा, लेकिन यहाँ रस्सी ऐसा लगे कितना भी फोर्स लगा लो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज ना हो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज ना हो, नहीं तो रस्सी भाई टूटने की संभावना होगी ना भाई। अरे हाँ कि ना। तो मान लीजिए इसके बारे में अगर बात करें तो धरती माता इसको खींच रही है mg से, कितने से? अब देखिए एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ये ब्लॉक अपने रस्सी से लटकाया था ना। अरे हाँ कि ना। तो भाई साहब ये एटम जो इस ब्लॉक से अटैच्ड होगा वो इसके साथ आना चाहेगा। अरे आना चाहेगा कि नहीं? एक एटम जो ऑब्जेक्ट के साथ, इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड होगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ नीचे आने चाहेगा। अरे हाँ कि ना। लेकिन उसके ऊपर वाला जो एटम होगा वो कहेगा मत जाओ, है ना। ठीक है, तो मत जाओ वाला सिचुएशन का मतलब वो अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? mg का अपोज कर रहा है। mg का डाउनवर्ड लग रहा है, तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट ऊपर होगा वो कहेगा बेटा हम तुमको नीचे नहीं जाने देंगे, हमसे दूरी मत बढ़ाओ, है ना। जैसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जब कोई जाता है दूर, है ना। तो ऐसे ही, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक टेंशन जनरेट हो जाएगा रस्सी में, जैसे ही mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगा, क्या जनरेट हो जाएगा? टेंशन। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे को सपोर्ट करेगा, बेटा आ जाओ। मतलब ऐसा थोड़ा ना एक मॉलिक्यूल जाएगा और बाकी वाले ऊपर वाले कहेंगे जा नालायक, दूर हो जा नजरों से, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा ना। सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सब पीछे जैसे डायग्राम बनाया था, सब एक दूसरे का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, सब टेंशन लगाएंगे, टेंशन 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 टेंशन, है ना। और एट द एंड यहाँ वाला जो कॉन्टेक्ट होगा, इसमें जो टेंशन लगेगा, ये तो चाहेगा मॉलिक्यूल ना कि भाई साहब ये बस जहाँ है वहीं रहे, तो ये भी इसको क्या करेगा? ऊपर की ओर ऐसे टेंशन लगाने की कोशिश करेगा, ये मूव नहीं करेगा, रिजिड है। यहाँ वाला जो एटम है, देखो यहाँ वाला जो एटम है, इसको ऊपर वाले जो यहाँ कॉन्टेक्ट रिजिड सपोर्ट है, इसको क्या करेगा? नीचे खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? उसके जस्ट नीचे वाला जो है, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला यहाँ से जो अटैच्ड है, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इस रस्सी के अंदर ऐसे देखो इस तरह का भाव आ जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड था, है ना। तो ये जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट से जो पॉइंट कनेक्टेड है रस्सी की, धरती इसको खींच रही है mg से, ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ये नीचे आना चाहेगा। अब ये इसके ऊपर है जस्ट, ये इसको खींचना चाहेगा ऊपर, तो ये बदले में ये इसको भी ऐसे नीचे खींचना चाहेगा, ये ऊपर खींचना चाहेगा, ये नीचे खींचना चाहेगा। अरे हाँ, ये पॉइंट इसको ऐसे ऊपर खींचना चाहेगा और ये पॉइंट इसको नीचे खींचना चाहेगा, और ये यहाँ से रिजिड सपोर्ट से ऐसे अटैच्ड है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ भाई साहब, बात समझ में आया? क्लियर है? ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा था रिजिड सपोर्ट, या इसे बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड एटम या पॉइंट जो कि रिजिड सपोर्ट से क्या अटैच्ड है, ये रिजिड सपोर्ट था। देखिए स्पेलिंग में गलत लिख देते हैं हम लोग, रिजिड सपोर्ट से अटैच था, है ना। और ये क्या है? पॉइंट जो कि ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया कि इनसाइड स्ट्रिंग किस तरह के टेंशन जनरेट होंगे।
तो अगर हमको इस ब्लॉक को बैलेंस करना है तो ये जो टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, ये टेंशन बराबर किसके होना चाहिए भैया, T माइनस एम जी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो T इज इक्वल्स टू क्या भैया, एक्सेलरेशन तो 0 है ना यार, तो टेंशन ऊपर लग रहा है उसको पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाला नेगेटिव मानेंगे, तो T माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है तो ये लिख दिया डायरेक्ट हमने। तो T इज इक्वल्स टू, अरे हाँ कि ना, क्लियर हो गया ड्यूरेशन। हाँ, तो हम लोगों ने ये छोटी सी बात क्लियर कर ली। आगे मूव करते हैं हम लोग, बेसिक कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं कैसे टेंशन निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ टेंशन किधर होगा ये आप लोग फटाफट बताइएगा। मान लीजिए एक ब्लॉक ऐसे होता, ये मान लीजिए एक फ्लोर पे ऐसे रखा होता, एक रस्सी होती है ऐसे, क्या होती, और इस रस्सी को कोई ऐसे खींच रहा होता, कोई नादान नालायक बालक है जो इसको ऐसे खींच रहा है ऐसे, इसका मास m होता है ना। तो ये रस्सी होती, रस्सी की क्वालिटी हमने अभी वही बताया, ये स्ट्रिंग मासलेस है ना। तो इधर ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इसमें टेंशन कितना जनरेट होगा, हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट में टेंशन जनरेट होगा। अगर इस रस्सी का क्या दे दिया जाए, वैल्यू मासलेस दे दिया जाए कि ये जो रस्सी है ये मासलेस है ना, और इनएक्सटेंसिबल है, तो इसमें हर एक पॉइंट पे जो टेंशन जनरेट होगा क्या होगा, इक्वल होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे अगर हम बात करें तो तुम फोर्स किस पे लगा रहे हो, रस्सी पे लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो, ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तुमने फोर्स किस पे लगाया, स्ट्रिंग पे लगाया, किस पे लगाया, और ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा, ऑब्जेक्ट कहेगा भैया हम तो न्यूटन का पहला लॉ समझते हैं कि भैया अगर हम पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो हम तो मूव नहीं करेंगे, यानी कि ड्यू टू इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहेगा। अरे हाँ, और ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ये रस्सी इसके साथ जाना चाहेगी कि नहीं चाहेगी। तो इस ये क्या आ गया कि चलूं या ना चलूं, ये एक तरह का क्रिटिकल सिचुएशन आया। तो ये ऑब्जेक्ट ने कहा कि देख भाई रस्सी तो थोड़ा हमसे दूर हो जा, तभी समझ में आएगा मैं कर क्या रहा हूं तेरे लिए। एक्सटर्नल फोर्स इसने लगा दिया, ये ब्लॉक इस रस्सी के एंड को बोलेगा, इसके यहां से जो अटैच्ड होगा वो कहेगा भैया तू मत जा, ये ब्लॉक बोलेगा कि तू इधर रह जा, अरे हाँ कि ना। और ये पॉइंट जो रस्सी का इसके साथ जुड़ा वो कहेगा नहीं हमको तुझे लेके जाना है, तो टेंशन आया इधर, अरे बात समझ में आया। तो इस रस्सी पे जो फोर्स एक्सटर्नल आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा, और इस रस्सी पे एक टेंशन आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, इस ब्लॉक पे जो टेंशन जनरेट होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो अलग अलग हम अगर इसको अगर देखें तो ये पॉइंट इधर जाना चाहेगा, इसको लेके रस्सी का एक पॉइंट जो ब्लॉक से कनेक्टेड था इधर लेके जाना चाहेगा, जो भी फोर्स लगाओगे उसकी वजह से जो टेंशन आएगा, अरे हाँ कि ना। अच्छा, और ये रस्सी मान लीजिए था, रस्सी का ऐसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो ये इस तरह से जाना चाहेगा। बात समझ में आया। तो ये हमने इसका मैकेनिज्म आपको बना दिया, और ये जो फॉर्मेट हमने आपको सिखाया है दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहलाता है भैया, फ्री बॉडी डायग्राम। इसे हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये स्टोरी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे हम लोग मिलेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और समझेंगे इन FBD। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटा, FBD, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।